नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है वंदे भारत का। वंदे भारत में आज जिन खबरों की बात होगी उसमें सबसे पहले बात करेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर की और उनके बेबाक अंदाज की, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। वो जब बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है और आज एक बार फिर से उनका ये बेबाक अंदाज देखने को मिला। और एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कनाडा की जमकर आलोचना की। कहा कि कनाडा में पाले पोसे जा रहे खालिस्तानी खुद कनाडा के लिए ठीक नहीं है। इधर देश भर में नए हिट एंड रन कानून के विरोध में बस और ट्रक ड्राइवर्स की बेमियादी हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही और इस चक्का जाम का असर दिखने भी लगा है। पेट्रोल डीजल से लेकर जरूरी सामान की किल्लत होने लगी है। सब्जी और दूसरे सामान की कीमत भी बढ़ने लगी है। इधर 60 दिन बाद बीएचयू के गुनहगार पुलिस की गिरफ्त में आए और तीनों गुनहगारों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया। लेकिन सवाल ये कि 60 दिन तक वो कहां पर रहे, क्या करते रहे, इनका मददगार आखिर था कौन? आज तफसील से इसकी जानकारी आपको वंदे भारत में हम देने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे केंद्र सरकार के उस कानून की जिसको लेकर हड़ताल और विरोध देखने को मिल रही है। और बात हो रही है केंद्र सरकार द्वारा हिट एंड रन को लेकर लाए गए नए कानून की, जिसके खिलाफ बस और ट्रक ड्राइवर्स लगातार हड़ताल पर हैं और हड़ताल का आज रहा दूसरा दिन, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरीके से ठप पड़ चुका है। और वहीं तेल नहीं पहुंचने की वजह से पेट्रोल पंप्स पर लंबी लंबी कतारें लगती हुई नजर आई। सब्जियों की कीमत में उछाल दर्ज किया गया है और लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। ऐसे में सबसे पहले आपको यह जानना भी जरूरी है कि हड़ताल का ज्यादा असर किन किन राज्यों पर पड़ता हुआ नजर आया है, किन किन राज्यों के लोग इससे परेशान होते हुए नजर आए हैं। सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली इससे प्रभावित हुई है और उसके बाद मध्य प्रदेश में भी हाल बेहाल नजर आया। महाराष्ट्र में भी इसका असर देखने को मिला। न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पंजाब और उसके साथ साथ राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हरियाणा, साथ ही उत्तर प्रदेश और हिमाचल, ये वो राज्य रहे जहां पर इस हड़ताल का असर देखने को मिला, यानी कि ये राज्य इससे प्रभावित नजर आए हैं। ट्रक चालकों की हड़ताल के बीच महाराष्ट्र के ऐसे कई पेट्रोल पंप्स हैं जहां पर तेल की किल्लत होने लगी है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। और ऐसे में महाराष्ट्र के कई ऐसे पंप रहे, पेट्रोल पंप्स रहे जिन पर ईंधन खत्म हो गया। मुंबई, नागपुर और पुणे के कई पेट्रोल पंप्स खाली रहे। इन्हीं पेट्रोल पंप्स पर लंबी लंबी कतारें लोगों की देखी गई, क्योंकि उनको पेट्रोल की जरूरत थी, डीजल की जरूरत थी। स्कूल बसेस, उन तक को ईंधन नहीं मिला और वो भी कतार में खड़े हुए नजर आए और खाली हाथ लौट गए। कई ऐसे जिले थे जहां पर स्कूल बसेस के संचालन पर इसकी वजह से एक बड़ा संकट पैदा होता हुआ नजर आया। बात यह की जा रही है कि हिट एंड रन मामले को लेकर जो सख्ती देखने को मिली है, कानूनों में आए नए बदलावों के साथ उनको वापस लेने की मांग ट्रक और बस ड्राइवर्स करते हुए नजर आए। और देश भर में हड़ताल की वजह से यही नई परिवहन नीति पर असर देखने को मिला है और इसी नए कानून को लेकर हड़ताल पर जगह जगह विरोध प्रदर्शन करते हुए ट्रक और बस ड्राइवर्स नजर आए। और इस हड़ताल की वजह से आम जनता बेबस और लाचार होती हुई नजर आई, फिर चाहे वो पेट्रोल और डीजल की किल्लत को लेकर हो या फिर सब्जी और बाकी जरूरी सामान जो कि किसी भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर निर्भर करते हैं, उन पर आए उछाल को लेकर हो, कीमतों में उछाल को लेकर हो। इसका असर पूरा देश भर में देखने को मिला। आज ये दूसरा दिन रहा है और दूसरे दिन ये असर देखने को मिला। लेकिन बस और ट्रक ड्राइवर आखिर किस वजह से हड़ताल पर हैं, इसकी आपको मैं तफसील से जानकारी दे देती हूं कुछ तस्वीरों के साथ। आप ये समझिए कि पहले जो कानून थे उसके मुताबिक आईपीसी 279 लापरवाही से गाड़ी चलाना, फिर आईपीसी 304A लापरवाही के कारण मौत, ये वो सेक्शंस हैं जिनके अंदर क्या क्या प्रावधान था उनका मैं जिक्र कर रही हूं। आईपीसी 338 जान जोखिम में डालना था। लेकिन अब जब कानूनों में बदलाव हुआ तो सेक्शन 1042 को जोड़ा गया। 2 सबसेक्शन है उसका, यानी कि पहले 2 साल की सजा का जो प्रावधान हुआ करता था वो इस बदलाव के साथ अब 10 साल तक की सजा का प्रावधान हो चुका है। 2 से 10 साल ये बदलाव हुआ। पहले जो विशेष केस होते थे उसमें आईपीसी 302 के तहत केस दर्ज का प्रावधान था। लेकिन नए कानून में हादसे के बाद, यानी कि हिट एंड रन के बाद अगर कोई वहां से भाग जाता है, जाहिर है वही हिट एंड रन होता है, तो 7 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान
अब कर दिया गया है। ये बदलाव इन कानूनों के तहत देखने को मिल रहे हैं, जिसका विरोध लगातार हो रहा है और इसी को लेकर आज दूसरे दिन भी ये बेमियादी हड़ताल जारी रही है। और इसी बीच में एक बड़ी खबर आपको बताएं, ट्रक ड्राइवर हड़ताल को लेकर बड़ी खबर यह है कि नासिक में ट्रक ड्राइवर्स ने हड़ताल वापस ले ली है। नासिक से ये खबर सामने आई है जहां पर ट्रक ड्राइवर्स ने हड़ताल को वापस ले लिया है। नासिक प्रशासन और ट्रक ड्राइवर्स के बीच बातचीत हुई और ट्रक ड्राइवर हड़ताल खत्म करने को लेकर राजी हो गए हैं। नासिक से काफी असर इसीलिए पड़ेगा क्योंकि महाराष्ट्र से एक तरफ जहां पर सब्जियों की सप्लाई होती है, अब से थोड़ी देर पहले इस हड़ताल के रिपरकशंस और उसकी वजह से हो रहे प्रभावों का हम जिक्र कर रहे थे, तो ऐसे में ये राहत भरी खबर हो सकती है क्योंकि प्रशासन लगातार हड़ताली लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहा था, बस और ट्रक ड्राइवर से संवाद कर रहा था। और ऐसे में एक तरफ जहां पर नई परिवहन नीति को लेकर बवाल हो रहा है, जहां पर हिट एंड रन केसेस में आए बदलते हुए प्रावधानों को लेकर बवाल हो रहा है, उसी बीच में नासिक प्रशासन और ट्रक ड्राइवर्स के बीच में बातचीत हुई और इस बातचीत का अंत ये हुआ कि ट्रक ड्राइवर्स अपनी हड़ताल को खत्म करने के लिए राजी हो चुके हैं। ये एक राहत भरी खबर जरूर है। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि दूसरी तरफ अगर किसी भी तरीके से ट्रक ड्राइवर्स इन लोगों ने कोई भी व्यवधान पैदा करने की कोशिश की तो उसको लेकर एक्शन भी लिया जाएगा। लेकिन हड़ताल लगातार जारी है, आज ये दूसरा दिन नजर आया। दूसरी तरफ संवाद स्थापित किया जा रहा है, लेकिन कुल मिलाकर देश के अलग अलग राज्यों में इसका एक प्रभावी असर देखने को मिला, जिससे एक तरफ जहां पर ट्रक और बस ड्राइवर्स हड़ताल करते नजर आए तो दूसरी तरफ आम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा है। लेकिन प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया गया है नासिक में और उसके बाद ट्रक चालकों ने हड़ताल को वापस ले लिया है। ये वहां से एक राहत वाली खबर आई है। नए कानून को लेकर हड़ताल उनकी तरफ से की जा रही थी, प्रशासन ने उनसे बातचीत की, बातचीत का हल ये निकला कि उन्होंने अपनी हड़ताल को वापस ले लिया है। नासिक से ये खबर है। और आइए आगे बढ़ते हैं। खालिस्तानी आतंकी को लेकर भारत कई बार कनाडा से जिक्र कर चुका है, डोजियर सौंपकर आतंकियों की मांग कर चुका है, लेकिन कनाडा अभी तक ऐसा कर नहीं पाया। और आज एक बार फिर से भारत ने कनाडा को आड़े हाथों लिया, या फिर मैं ये कहूं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बयान जो दिया दोनों देशों के बीच मौजूदा राजनयिक संबंधों पर बोलते हुए उन्होंने ये कहा है कि कनाडा की राजनीति ने खालिस्तानी ताकतों को पनाह दी हुई है। एस जयशंकर ने दरअसल कनाडा को आड़े हाथों लिया। किस तरीके से? अपने स्टेटमेंट के जरिए जो उनकी तरफ से कहा गया है उसका मैं जिक्र कर रही हूं। वो कह रहे हैं कि कनाडा की सियासत ने खालिस्तानी आतंकी को पनाह दी है। खालिस्तान के मुद्दे पर कनाडा को कई बार भारत घेर चुका है। गोल्डी बराड को आतंकी घोषित कर भारत ने कनाडा पर दबाव बनाया। कनाडा में शरण गोल्डी बराड ने ले रखी है और उसको सौंपने की मांग भारत ने की है। लेकिन एस जयशंकर का यह स्टेटमेंट एक बार फिर से बताने के लिए काफी है कि भारत की नीति और नीयत दोनों बहुत साफ है। आतंकी पन्नू ने उगला जहर, कब होगा प्रहार? एस जयशंकर ने कनाडा को दिखाया आईना। कनाडा की राजनीति में खालिस्तानी शामिल। एस जयशंकर भारतीय विदेश मंत्री जब बोलते हैं तो दुनिया सुनती है, जब बोलते हैं तो दुनिया के डिप्लोमेट्स उनके तर्क को काट नहीं पाते। एक बार फिर से कनाडा की जमकर क्लास लगाई, पूरी दुनिया को साफ संदेश दे दिया कि भारत किसी भी कीमत पर अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। The issue at heart is the fact that in Canadian politics, these Khalistani forces have been given a lot of space and have been allowed to indulge in activities which I think are damaging to the relationship, clearly not in India's interest, but I would argue not in Canada's interest either. दरअसल पिछले कुछ दिनों से कनाडा खालिस्तानी आतंकियों का गढ़ बनता जा रहा है। मोदी सरकार ने इसको लेकर ट्रूडो सरकार को डोजियर सौंपा है, मगर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। और तो और कनाडा ने उल्टे भारत पर ही झूठा आरोप लगा दिया है। खालिस्तानियों पर लगाम लगाने की बात भारत सरकार कई बार कह चुकी है। इसी बीच एक बार फिर से आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने जहर उगला है, भारतीय अर्थव्यवस्था बर्बाद करने की धमकी दी है। 12 मार्च को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को निशाना बनाने की धमकी दी है।
कनाडा भले ही खालिस्तानी आतंकियों पर कार्रवाई करने से परहेज कर रहा है, कनाडाई नागरिक बताकर आतंकियों का ढाल बन गया है, लेकिन सोमवार को मोदी सरकार ने ऐसी चाल चली कि कनाडा फंस गया। आतंकवाद पर फंसा कनाडा। गृह मंत्रालय ने गोल्डी बराड को आतंकी घोषित किया। गोल्डी बराड के ऊपर अब सामान्य अपराधी का टैग हट गया। फिलहाल कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में रह रहा है गोल्डी बराड। आतंकी घोषित होने के बाद कनाडा पर दबाव बढ़ गया है। गोल्डी को भारत सौंपने का दबाव बढ़ गया है। गोल्डी बराड को टेररिस्ट घोषित कर मोदी सरकार ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। इसके जरिए सरकार ने आतंकवाद पर वार किया है, तो दूसरी ओर कनाडा पर एक्शन लेने के लिए दबाव बनाया गया। अपने नोटिफिकेशन में सरकार ने साफ कहा है कि मूल रूप से पंजाब का रहने वाला बराड अभी कनाडा में रह रहा है। ऐसे में कनाडा फंस गया है। वो ये नहीं कह सकता कि बराड किसी और देश का रहने वाला है। गोल्डी के जरिए भारत ने कनाडा पर प्रहार तो कर दिया, साथ ही जरूरत है कि आतंकी पन्नू पर भी प्रहार किया जाए, ताकि भारत के खिलाफ जहर उगलना बंद कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। बीएचयू में छात्रा के साथ हुए गैंगरेप ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। पूरे मामले में 3 आरोपियों के नाम सामने आए थे, जिन्हें 2 महीने बाद गिरफ्तार कर लिया गया। 60 दिन तक तीनों आरोपी कहां रहे, आपको यह भी दिखा देते हैं। बीएचयू के गुनहगार कौन था मददगार? आरोपियों की गिरफ्तारी, सियासत भारी। कैसे पकड़े गए बीएचयू कांड के आरोपी? बीएचयू कांड के आरोपी अब सलाखों के पीछे है। कानून काम कर रहा है, लेकिन सियासत जारी है। वाराणसी में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। सड़क पर उतरकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की। तीनों आरोपियों को 60 दिन के बाद गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन सवाल यह है कि आखिर 60 दिनों तक तीनों आरोपी कहां रहे? कौन इनको मदद पहुंचाता रहा? ऐसे में आपको तीनों आरोपियों की पूरी कहानी बताते हैं। 1 नवंबर की रात आईआईटी बीएचयू में एक गैंगरेप की घटना। वारदात के बाद तीनों आरोपी घर जाकर सो गए। तीनों आरोपी का नाम कुणाल, सक्षम और अभिषेक है। वारदात के 3 दिन तक वाराणसी में ही रहे। इस दौरान ये सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहे। इसके बाद मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की कैंपेनिंग में चले गए। तीनों आरोपियों का संबंध बीजेपी से था। हालांकि जैसे तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, बीजेपी ने बिना वक्त गवाए तीनों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। बताया जा रहा है कि वारदात के 3 दिन बाद तीनों आरोपी मध्य प्रदेश चले गए। रीवा में किसी कैंडिडेट के सोशल मीडिया कैंपेन को देख रहे थे। बताया जा रहा है कि इस दौरान कई बार रीवा से वाराणसी आते जाते रहते थे। तीनों आरोपियों में से एक अभिषेक के बारे में जानकारी मिली कि उसका मोहल्ले में कई बार लोगों से विवाद हुआ। पुलिस पूरी तफ्तीश में जुटी हुई है। तीनों के कुंडली खंगाल रही है। 1 नवंबर की रात तीनों आरोपी चेतगंज इलाके में नकटैया लखा मेला देखकर निकले। इसके बाद एक जगह पर रुककर शराब पी। इसके बाद तीनों आरोपी बीएचयू कैंपस पहुंचे। रात करीब 1:30 बजे वारदात के बाद कैंपस से चले गए। जानकारी मिले कि तीनों आरोपी शराब पीने के लिए अक्सर बीएचयू कैंपस जाते थे। तीनों किसके पास जाते थे, पुलिस इसकी छानबीन कर रही है। योगी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से सजग है। अपराधी कोई भी हो, किसी भी पार्टी से ताल्लुकात रखता हो, यूपी सरकार छोड़ती नहीं है। देर से ही सही, लेकिन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। मुमकिन है कि जल्द ही और भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी, ताकि नजीर बन सके, सूबे में संदेश जा सके कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।